हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में, जहां पे हमने डिस्कस कर लिया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज के इस सेशन में हम करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कंप्लीट डिस्कशन, और हम इसमें सीखेंगे व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन लॉ के बारे में जानेंगे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा बहुत जान जाएंगे, और मीडियम के बारे में भी जानेंगे कि व्हाट इज द डेंसर मीडियम, व्हाट इज द रेयर मीडियम। इन सब के बारे में हम कंप्लीटली जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्या अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए तो आज हम क्या पढ़ने हैं मेरे भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम पढ़ते क्या हैं? अब तक हमने पढ़ा था, अब तक हमने ये पढ़ा था कि बाबू एक प्लेन होता था। क्या होता था? एक प्लेन होता था। इस प्लेन पे एक लाइट पड़ती थी, और लाइट पड़ने के बाद क्या हो जाती थी? वापस हो जाती थी। यही तो पढ़ा था अभी तक, है ना। एक प्लेन से लाइट जो आती थी वो क्या हो जाती थी? वापस जाती थी। इस पूरे फिनोमेनन को बोलते थे हम रिफ्लेक्शन। क्या बोलते थे? रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन को समझने से पहले सबसे पहले एक हेडिंग या फिर एक टर्मिनोलॉजी है, उसको हम समझते हैं कि व्हाट इज द डेंसर एंड व्हाट इज द रेयरर। व्हाट इज द डेंसर, व्हाट इज द रेयरर। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, इस टॉपिक को अगर आपने देख लिया डेंसर और रेयरर को, फिर आगे आपको होने वाली डायग्राम में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो हम सबसे पहले बात करें किसकी? मीडियम की। किसकी? मीडियम की। ठीक है, मीडियम क्या है? ध्यान देना मेरे भाई, मीडियम जो होता है वो आपका दो टाइप का होता है। पहला होता है डेंसर। क्या होता है? डेंसर। और दूसरे की बात करें, जो दूसरा बताया हमने, वो होता है रेयरर। क्या होता है? रेयरर। ठीक है, डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम क्या होता है, रेयरर मीडियम क्या होता है? ध्यान से देखना। डेंसर मीडियम जो होता है उसमें जो पार्टिकल होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं एटम्स के या फिर किसी भी चीज़ के पार्टिकल जो होंगे, वो थोड़ा पास पास रहते हैं, थोड़ा पास पास रहते हैं। और रेयर में जो पार्टिकल होते हैं, सपोज दैट वही मटेरियल ये भी है, और इसमें जो पार्टिकल है ये इधर इधर है। ठीक है, नहीं समझ आया? बिल्कुल नहीं आया। देखो यहाँ पे पर यूनिट एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे, यहाँ पे पर यूनिट एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल कम होंगे। उससे सर हमें क्या हेल्प होगी? हमें ये हेल्प होगी, डेंसर मतलब होता है घना। क्या होता है? घना। मतलब कोई चीज़ डेंस है। पर यूनिट एरिया में जितने भी पार्टिकल होते हैं वो होता है ज़्यादा डेंसर। और रेयर मतलब होता है जिसमें जो खुला खुला हो। जैसे एक रूम भरा है, एक रूम में एक में 5 लड़के हैं, एक रूम उसी साइज का है, एक में 10 हैं। तो हम बोलेंगे कि रूम सेम है लेकिन लड़कों की संख्या अलग अलग है, तो 10 बच्चों वाला रूम जो डेंसर बोला जाएगा एट द रिस्पेक्ट ऑफ 5 बच्चों वाला। नहीं समझे? एक रूम में अगर 5 बच्चे हैं, एक रूम में 10 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे वाला हो जाएगा रेयरर और 10 बच्चों वाला हो जाएगा डेंसर। नहीं समझे? तो ये जो डेंसर मीडियम होता है, ये जो डेंसर मीडियम होता है मेरे भाई, इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट वो जो होती है वो कम होती है, और रेयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो ज़्यादा होती है। डेंसर में स्पीड कम, रेयर में स्पीड ज़्यादा। अच्छा सर, हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए। चलो दिखाते हैं। सपोज एट डेली लाइफ में एक एग्जाम्पल लो। कैसा एग्जाम्पल है? जो बच्चे किसान के घर से होंगे, मतलब जिनके पापा मम्मी किसान खेती बाड़ी करते होंगे, वो क्या देखेंगे? वो एक चीज़ अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करना कि अगर आपका खेत भरा हुआ है, आपका खेत क्या हुआ है? पानी से भरा हुआ है, और वो क्या गया है? ऊपर से इसमें जुताई भी की गई है। ठीक है, मतलब ट्रैक्टर से इसमें हल भी चला है खूब। ऐसे खेतों में क्या लगता है? धान की खेती होती है, पैडी की खेती होती है, धान की खेती। धान के खेत के लिए जब क्या बनाया जाता है? धान के खेत के लिए जब मिट्टी बनाई जाती है, और उसके बगल में एक खेत ऐसा रहता है जिसमें वो सूखा रहता है। ये क्या है? ड्राई। इसलिए भरा हुआ है, ये सूखा हुआ है। तो उस लड़के को मैं बोलूं कि अगर आप इस खेत से इस खेत में दौड़ें,
इस खेत से दौड़ते हुए इस खेत में जाएं, ये वाला खेत है, इस वाले खेत से स्टार्ट करते हैं, इस वाले खेत में जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन जैसे ही ये वाला खेत आएगा वहाँ पे आप तेज भागेंगे, या फिर यहाँ पे खूब तेज जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे, यहाँ पे जाने के बाद आपकी वेलोसिटी धीमी हो जाएगी। नहीं समझे? तो आपके लिए ये जो सूखा वाला खेत है ये हुआ रेयर मीडियम, और ये गीला वाला जो खेत हुआ वो क्या हुआ, डेंसर मीडियम। अब यहाँ से यहाँ तक आने में अपने पास कुछ चेंजेस भी आएंगे। जब हम इस यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो बाबू बहुत तेज सीना ऊपर करके चलेंगे, है ना, मतलब खूब तेज से चलेंगे, टाइट होके एकदम, ये हमारे पास बहुत ताकत है। लेकिन जब जूते वाले खेत में चलेंगे तो अपने क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे, है ना, ऐसे ऐसे चलेंगे, तो हम झुक के चलेंगे, थोड़ी अपनी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, और एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो हम क्या हो जाएंगे, हमारी एनर्जी कम होगी तो हम झुक जाएंगे। सेम यही केस होता है लाइट के बारे में। लाइट में क्या होता है सर, देखो लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, सर मीडियम कैसे लेंगे हम, तो ध्यान से देखो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सपोज दैट एक मीडियम ये हो गया, क्या हो गया, एक मीडियम सपोज दैट ये एक क्या है, अपना एक मीडियम हो गया, ठीक है। इस मीडियम का नाम है, ये अपना एयर है, क्या है, ये अपना एयर है, ये एयर है, और ये अपना क्या है, ग्लास है, क्या है, ग्लास। लाइट रे एयर से ग्लास में आ रही है, लाइट रे क्या हो रही है, एयर से ग्लास में आ रही है। यहाँ पे पॉलिश नहीं किया गया, बस एक क्या है, ये जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मतलब इधर से उधर दिख रहा है इस ग्लास के थ्रू, ठीक है। चलो अब लाइट रे एक आती है, कहाँ से, एक लाइट रे आती है यहाँ से, ऊपर से ऐसे लाइट रे आई, ठीक है, ये लाइट रे ऊपर से आई, आने के बाद इसको जाना चाहिए था, इसको जाना चाहिए था बाबू सीधा, इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये सीधा ना जाके, ये थोड़ा तिरछा हो गया, क्या हो गया, थोड़ा सा तिरछा हो गया। तिरछा होने का मीन सर ये थोड़ा झुक गया, झुक क्यों गया, अब मैं अभी बताऊंगा क्यों झुक गया, ठीक है। इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन झुक गया, झुक क्यों गया, क्योंकि यहां पे जो एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट थी वो ज्यादा थी, और यहाँ पे जो ग्लास है वहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट कम है। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो लाइट रे आई वो मेरे भाई वो झुक के आई, क्या आई, झुक के आई। ये अपना होता है एक नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। अब ये लाइट रे जो गिरी हुई है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्या बोलेंगे मेरे भाई, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये जो लाइट इसके अंदर आई इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। जब कोई लाइट रे किसी ट्रांसपेरेंट प्लेन पे इंटरफेस पे टकराती है, तो टकराने के बाद जब उसमें वो इंटर करती है तो वो एक नॉर्मल के तरफ क्या हो जाती है सर, बेंड हो जाती है, क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। और यही बेंड होने का फिनोमिनन क्या कहलाता है, ये जो पूरा फिनोमिनन हुआ कि लाइट आई, टकराने के बाद उसमें इंटर हुई, इंटर होने के बाद नॉर्मल की ओर झुक गई, और झुकने के बाद क्या हो गई, वो सीधे चली गई। ये पूरा फिनोमिनन जो हुआ इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं, पूरा ये जो फिनोमिनन वो इसको बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अच्छा एक बात मैं ये बताऊं कि अगर ये लाइट रे ऐसे आगे बढ़ी होती, ये लाइट रे ऐसे ही आगे बढ़ी होती तो आप क्या करते, ये थोड़ा जब लाइट रे आगे बढ़ी होती तो ऐसे जाती यहाँ पे, लेकिन इसको जाना चाहिए था बाबू कैसे, अब इसको जाना चाहिए था सीधे ऐसे ही, है ना, इसको जाना चाहिए था सीधे ऐसे ही, लेकिन ये ऐसे ना जाके इसको जाना चाहिए था सीधे ही, लेकिन ये ऐसे ना जाके अब क्या हुई, अब डेंसर से मतलब जो खेत, अब अगर खेत की बात करें, अब जो खेत क्या था, जो खेत जोता हुआ था उसमें बंदा दौड़ रहा था, अब उससे बाहर आ गया, और जब उससे बाहर आएगा तो सूखे खेत में आएगा, जब सूखे खेत में आएगा तो क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, तो लाइट और तेज भागेगी। तो यहाँ पे जो हम नॉर्मल खींचेंगे, मेरे भाई वो ये होगा। अब की बारी जो होगा, ये लाइट रे जानी चाहिए थी कैसी,
ऐसी, लेकिन गई कैसे, गई ऐसे, ठीक है, गई कैसे, ऐसे। तो आप देख पा रहे हो कि लाइट एक्चुअल में जब इंटर कर रही थी किससे, रेयर से डेंसर, एयर तो रेयर होगा ना, एयर तो रेयर होगा, ग्लास हुआ डेंसर, रेयर से डेंसर में जब आ रही है तो लाइट जो है वो परपेंडिक मतलब नॉर्मल की ओर क्या हो रही है सर जी, झुक रही है, झुक रही है। लेकिन जैसे ही वो डेंसर से रेयर जा रही है तो वो नॉर्मल से दूर भग रही है, नॉर्मल से दूर भग रही है। दूर भग क्यों रही है, क्योंकि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि रेयर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होती है। जब वेलोसिटी ऑफ लाइट कम हो जाएगी तो वो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, और वेलोसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटी चली जाएगी। यही पूरा फिनोमेनन जो होता है किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल में, तो वो फिनोमेनन बोला जाता है क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, नहीं समझे, कोई दिक्कत दुख तकलीफ, सर जी बिल्कुल नहीं है। तो हमने यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अच्छी तरीके से देख लिया, अच्छी तरीके से देख लिया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के बेस पे हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लॉ आया, क्या, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आया, रिफ्रैक्शन ऑफ लॉ नहीं सॉरी, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या आया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, एक सेकेंड, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या अपने पास, इसी की बेस पे अपने पास लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आया। और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में दो रिफ्रैक्शन लॉ आए, कौन कौन से, सबसे पहले आया और सेकंड नंबर क्या आया। ध्यान से डायग्राम को देखना, तो पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ ये कहता है कि भैया जो ये रिफ्रैक्टेड रे है, ध्यान से देखना, इंसिडेंट रे क्या है जो अपने पास, जो ये इंसिडेंट रे आई है, ये जो इंसिडेंट रे आई है ये वाली, और नॉर्मल जो है, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे आई है, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। एक ही प्लेन मींस ये अगर एक ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक बोर्ड एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन होगा या फिर वाई जेड प्लेन होगा, कोई भी प्लेन होगा। ये तीनों रेज जो होंगी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट एंड रिफ्रैक्टेड रे, तीनों क्या होती हैं, एक ही प्लेन में होंगी। तो हम लिख देंगे यहां पे कि ये जो इंसिडेंट रे लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। फिर नॉर्मल, नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट एंड रिफ्रैक्टेड रे आर लाइज इन सेम प्लेन, ठीक है, आर लाइज इन सेम प्लेन। सेकेंड लॉ बोलता है क्या, सेकेंड लॉ ये बोलता है कि बाबू ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम रिप्रेजेंटेट करेंगे बाबू आई से, किससे, आई से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। ये जो आई बता रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बता रहा है, और ये जो आपको आर बताएगा, क्या बताएगा मेरे भाई, ये जो आर बता रहा है ये बताएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ध्यान से देखना ये क्या बोले हैं, सेकंड लॉ ये कहता है, सेकंड लॉ ये कहता है कि द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द, यहां पे एक लाइन और लिखना जरा कि the ratio of the sine of angle of incidence and the angle of refraction and the sine of angle of refraction is always constant।
मतलब अगर हम बात करें इंसिडेंस एंगल के साइन की और रिफ्लेक्टेड एंगल के साइन की, इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो हमेशा इक्वल होता है किसके, एक कांस्टेंट के। क्या है ये यन, यन को हम लेंगे एक कांस्टेंट, क्या लेंगे मेरे भाई, यन को एक ले लिया हमने क्या, एक कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नया टर्मिनोलॉजी क्या है, इसको हम समझेंगे आगे, लेकिन आपको ये दोनों लॉज याद रहनी चाहिए कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन अ सेम प्लेन and the ratio of the sine of the angle of incidence and the sine of the angle of refraction is always constant। जहां पे हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेंगे sin a इज इक्वल टू साइन r इज इक्वल टू n, और इस लॉ को देने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्नेल। क्या था, स्नेल्स लॉ। तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, स्नेल्स लॉ। ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया गया, स्नेल्स लॉ। तो एग्जाम में कभी कभी पूछता है डिफाइन द स्नेल्स लॉ, क्या पूछेगा, डिफाइन स्नेल लॉ, या फिर पूछेगा कि व्हाट इज द स्नेल लॉ, डिफाइन स्नेल लॉ एंड साइन आई बार साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या है, एन है। तो ये किस लॉ को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके एग्जाम ऑप्शन में आएगा साइन आई या फिर सॉरी स्नेल लॉ, या फिर कोई और लॉ दे देगा। कोई बहुत सारे लॉज है फिजिक्स में भाई, कुछ भी दे सकते, पूछ सकता है ना। चलो, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। रिफ्लेक्शन क्या है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, डेंसर क्या है, रेयर क्या है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। किसकी बात करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। चलो देखो, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना मेरे भाई, ये जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया, ये आपको पता है कि ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट होता है मतलब ये नॉट वेरी करेगा, नो वेरी करेगा, मतलब बदलेगा नहीं, है ना, बदलेगा नहीं। तो अगर जितने भी मटेरियल होंगे उनके क्या क्या होंगे, उनके बाबू डिफरेंट होंगे कि नहीं, डिफरेंट मटेरियल के साथ डिफरेंट अपने अपने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी आपके यूनिवर्स में मटेरियल अवेलेबल है, उन सब के मटेरियल की जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है वो एक फिक्स वैल्यू होती है, वो कहीं पे जाके बदलेगी नहीं। अगर आपके पास ग्लास है तो ग्लास के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग, अगर आपके पास वाटर है तो वाटर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग, अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास ग्लास है तो उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग, अगर आपके पास वाटर है उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग, अगर आपके पास एयर है तो उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग, अगर आपके पास ऑयल है उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग, अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। चलो, लेकिन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकलता कैसे, इसको ध्यान से देखना। जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है मेरे भाई वो होता है, ध्यान से देखो, कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो आता है वो होता है इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में जिस मीडियम की आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं उसमें, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब अगर आप वाटर का क्या निकालना चाहते हैं, वाटर का निकालने चाहते हैं क्या, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्या निकालना चाहते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो आपको निकालना पड़ेगा बाबू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, अगर आपको वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है। अरे हाँ या ना, तो हम उस केस में इसको बताएंगे कि बाबू ये जो एयर वैक्यूम को हम लेट करते हैं बाबू, एयर है, मतलब एयर को नहीं लेट कर सकते, लेकिन हम हाँ बता सकते हैं कि बाबू एयर में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, एयर में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो लगभग क्या होती है, या फिर वैक्यूम में हम बात कर लें वो होती है लगभग, वैक्यूम में तो लगभग होती है, नहीं तो एक्चुअल में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, 3 ×
3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर में हम वही लेंगे 3 इंटू 10 की पावर 8, या फिर वैक्यूम में हम बात करेंगे 3 इंटू 10 की पावर 8। प्रैक्टिकली तो अदर कुछ होएगा, लेकिन हम अप्रॉक्स ले लेंगे 3 इंटू 10 की पावर 8 जो होता है वो लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है इन वैक्यूम या फिर इन एयर। अगर मैं बात करूं किसकी, वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा बाबू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास में लाइट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो निकालने के बाद उसका रेशियो किसके साथ ले लेंगे, 3 इंटू 10 की पावर 8 के साथ। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो किसका होगा, ग्लास का होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम अपॉन जिस मीडियम का निकालना है उसके साथ रेशियो ले लो, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम का रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। लेकिन यहां पे आपको एक चीज और नई टर्मिनोलॉजी मिलेगी जिसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या मिलेगी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो क्या होता है, ध्यान से देखना। जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मेरे भाई, जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो ध्यान से देखना। सपोज दैट यहां पे कोई मीडियम एयर है, एयर से कोई लाइट रे जा रही है किसमें, ग्लास में। तो एयर से ग्लास में जाने का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसको हम इंडिकेट करेंगे क्या, कि कैसे लिखेंगे। अगर कोई चीज एयर से ग्लास में जा रही है तो हम बताएंगे ANG, एयर से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बाबू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा क्या, अगर हम लेट करके चलते हैं कि लेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन जो वैक्यूम है, क्या है, वैक्यूम इज इक्वल टू क्या है, C। तो अगर हम सबसे पहले अगर दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है रिलेटिव करके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। तो पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा बाबू, C, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। फिर क्या आएगा, फिर आएगा बाबू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन C, मतलब वैक्यूम, फिर ग्लास का वेलोसिटी ऑफ लाइट इन G। तो C से C बाबू कैलकुलेट होके क्या वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये तो वैल्यू इसमें हो जाएगी, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो ये जो ANG आपके पास आया वो बाबू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। तो ये ANG की वैल्यू आ गई। तो अगर ऐसे ही मैं आपसे सिमिलरली पूछूं, क्या पूछूं बाबू, WNG, क्या W वाटर टू ग्लास, तो आप क्या बताएंगे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। बस आपको अगर ट्रिक के थ्रू याद करना हो तो आपको ये याद रखना है, तो वाटर वाला नीचे, ऊपर वाला नीचे जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा किसी भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा किसी भी दो मीडियम के लिए। बात समझ में आई। तो कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, नहीं तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको इसके लिए घबराना नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं कि अगर WNG निकालना है तो हम इसको ये भी ले सकते हैं कि WNG हमको क्या ले सकते हैं बाबू, एयर ANW अपॉन ANG, मतलब एयर टू वाटर, एयर टू ग्लास। वहां पे क्या था, वैक्यूम टू ग्लास, वैक्यूम टू वाटर। तो यहाँ पे एयर टू ALW बोल सकते हैं, ANG बोल सकते हैं। मीन्स कभी कभी केस क्या बनता है, ये बनता है कि एयर से ग्लास में आया, ग्लास से फिर इसमें आया, ग्लास से फिर कहाँ चला गया, एयर में। तो एयर से आया, एयर में चला गया। वही बनता है कि ग्लास में एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, या फिर एयर टू ग्लास फिर से हो जाए। तो उस केस में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन आपको ये हमेशा याद रखना है कि अगर ऊपर वाला तो अगर सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा, या फिर नीचे वाला अगर सेम है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका जो वैल्यू आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत दुख तकलीफ नहीं है। अब ये अगर आपको
इसको देख के आपको घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, पक्का। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज द रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, और रिफ्रैक्टिव लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी अच्छी तरीके से डिस्कस किया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस किया, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया। अब आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे, है ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, लेकिन वीडियो को एक बार फिर से जरूर देखिएगा ताकि आप क्या करें, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो कभी कभी भूले ना। मतलब क्या करोगे, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, या फिर एडवाइस समझो या फिर रिक्वेस्ट समझो, जो आपको लगे वो समझो, लेकिन मेरे सलाह मानो कि आपको ये चैप्टर एक बार फिर से रिवाइज कर देना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं और क्वेश्चंस भी यहाँ से बनते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।